अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हम छीन लेंगे दिल तुम्हारा की अगले किस के साथ, जिसका यकीनन आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो फिर बढ़ते हैं किसकी जानिब, लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। हम छीन लेंगे दिल तुम्हारा, तहरीर कायनात शमशाद, किस नंबर 8। मेरान एक हफ़्ता हो गया है दवाइयाँ खाते और रोज़ अल्लाह से दुआ भी करती हूँ, पर अभी तक बेबी नहीं आया। रात 10 बजे वो लैपटॉप पे काम करते मेरान का हाथ खींच कर इसे बताते पेट की तरफ इशारा करने लगी। मेरान की तो हंसी छूट गई इसके अंदाज पे। वो बच्चे को न जाने क्या समझ रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो लम्हों में माँ बन जाए। मेरा बेबी नहीं आ रहा और आप हंस रहे हैं। चाहे मैं आपसे बात नहीं करती। पल में ही आंखों में आंसू लाते वो रुंधी आवाज़ में बोलती रुख फेर कर लेट गई। वो बच्चे के लिए कितनी परेशान, कितनी हसास हो रही थी, मेरान को इसका अंदाज़ा ही ना था। इसे रोते देख मेरान की हंसी फ़ौरन गायब हुई और वो लैपटॉप दूर खिसका के इसके करीब आया। मैं हंस नहीं रहा था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इसके ऊपर झुके इसे आंसू बहाते देख वो शर्मिंदगी से बोला, झूठ बोलते हैं, आप हंस रहे थे। भला बेबी की बात पे भी कोई हंसता है। वो कंधे से इसका हाथ झटकती नरूठेपन से सू सू करती बोली, अर्शी तुम ज़्यादा सोच रही हो, आ जाएगा बेबी, तुम्हें थोड़ा सब्र हौसला रखना पड़ेगा। इसके साथ लेट के इसके गिर्द बाजू रखता वो प्यार से बोला, मुझसे इंतज़ार नहीं होता मेरान, हम कल दोबारा डॉक्टर के पास चलते हैं, इसे कहेंगे दूसरी अच्छी वाली दवाई दे। दवाई अच्छी दी है डॉक्टर ने, मैं चेक कर चुका हूँ। तुम बस दवाइयाँ वक्त पर लेती रहो और कल से पहला रोज़ा भी है, तो खुशू से दुआ करो, अल्लाह ज़रूर सुनेगा। ठीक है, वो बेदिली से बोली। नताशा, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ, तुम शादी के लिए मान क्यों नहीं जाती। अजमीर झुंझुला के बोला, मेरे लिए एक ही तल्ख तजुर्बा काफ़ी है, मैं दोबारा इस अज़ियत से नहीं गुज़रना चाहती। फिर वही बात, लाज़मी नहीं हर दफ़ा ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह इस दफ़ा सब अच्छा होगा, तुम हाँ तो करो। अजमीर ने एक बार फिर इसे मनाने की कोशिश की, इस पर तो कोई असर न हुआ। अलबत्ता ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ी सब सुनती यशल के कदम ज़मीन ने जकड़ लिए। वो अपने बदतरीन खदशे को सच होता देखकर दिल चाहा चिल्ला चिल्ला के रोए और कहे, इसी दिन से डरती थी मैं। मुझे पहले ही खौफ था ये डाइन मेरा घर उजाड़ने की कोशिश करेगी, मगर यहाँ तो सब इसकी हमदर्दी में अंधे हो चुके हैं। इसे तलाक क्या हुई वो सबकी नज़र में बेचारी बन गई। सबने इसे अजमीर के साथ खुला छोड़ दिया है। बहते आंसुओं और दिमाग में चलती परागंदा सोचे लिए वो खुद को घसीटते कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि इस वक्त इसमें ना बेवफा शौहर का सामना करने की हिम्मत थी, ना इसकी सो कॉल्ड मोहब्बत की शक्ल देखने का हौसला। इस वक्त तो वो खुद टूटी हुई थी, इनसे क्या लड़ती। इसी दिल का गुबार आंसुओं के जरिए निकालने को कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरान की लाख कोशिशों के बावजूद अरशीन की औलाद की ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लाख वो इसका जहन भटकाता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर बच्चे पे जा रुकती। अक्सर तो वो झुंझुला जाता, दिल करता अच्छा खासा गुस्सा करके अरशीन का दिमाग दुरुस्त कर दे, लेकिन वो चाहकर भी अरशीन पर गुस्सा नहीं कर सकता था। वह जब भी बेबी की बात करती इसके लहजे में इतनी मासूमियत होती कि मेरान का दिल पिस जाता। इसका बस नहीं चलता था वो अपनी बीवी की ख्वाहिश लम्हे में पूरी कर दे, लेकिन ये इसके बस में ना था। इसलिए वो इसे बहलाने की कोशिश करता रहता था। ये कितना प्यारा है ना। वो मोबाइल में 1 साल बच्चे की तस्वीर ऑफिस के लिए तैयार होते मेरान के सामने करते जोश से बोली, जो कल रात इसने मेरान के सोने के बाद इंस्टाग्राम से ली थी। मेरान ने एक संजीदा सी नज़र तस्वीर पर डाली। गोल मटोल सा बच्चा वाकई बहुत क्यूट था, लेकिन वो मेरान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी ना ला सका। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो बच्चे को कैसे अरशीन के जहन से निकाले। आजकल तो वो हर तरफ सिर्फ बच्चों की ही चीज़ें और तस्वीरों को अहमियत देती, फिर चाहे वो मैगज़ीन हो, टीवी हो, मोबाइल हो या रास्ते में चलते बच्चे। इसकी सुबह बच्चे से शुरू होती और रात ये सवाल पूछकर ख़त्म होती, मैंने इतनी सारी दवाइयाँ खा ली हैं, अभी तक हमारा बेबी क्यों नहीं आया।
मीरान इसे तसल्ली और हौसला और दिलासा देता, जिससे अब वो बहलती नहीं थी। मीरान, बताया नहीं आपने, कैसा है ये? वो मोबाइल आंखों के आगे करती ज़बरदस्ती तारीफ़ों में सर थी। बहुत क्यूट है, आज पहला रोज़ा है, दुआ करो अल्लाह हमें भी इतना क्यूट बेबी दे दे। वो अर्शीन की आंखों में देखता इसके दिल की बात कर गया, जिस पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। फिर कुछ याद आने पर बोली, मीरान, कल हम दोबारा डॉक्टर से चेकअप करवा के आए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हो जाएगा फ़ायदा भी, डॉक्टर ने साफ कहा है, अब इन्फेक्शन पहले से काफ़ी कम है। तुम बस दुआ करती रहो, साथ ही वक्त पर दवाई खाओ, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। इसे नरमी से खुद के साथ लगाए वो जज्ब से बोला, लहजे में एक अजीब सी बेबसी थी। औलाद की ख्वाहिश कहीं ना कहीं इसके दिल में भी थी, लेकिन इसके लिए वो सब्र से इंतज़ार कर रहा था। ये सोच रहा था, हो जाएगी औलाद भी। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, लेकिन अर्शीन इसे हैंडल करना मीरान के लिए दिन ब दिन मुश्किल हो रहा था। वो लाख बहलाता, लेकिन वो बहलती नहीं थी। इसकी हालत देख के इसे डर था वो डिप्रेशन में ना चली जाए। वो हद से ज़्यादा हसास हो रही थी। इसके जहन में एक बात घर कर ले तो इसे निकालना आसान ना होता। रिशल का दिल जल के खाक हो गया था। वो बार बार रोई जा रही थी। इसका दिल तो पहले ही नताशा और अजमीर की बेवफाई देखकर इसे हर्जाई तसव्वुर करने लगा था। अब तो वो सब अपने कानों से सुन चुकी थी। अब इसकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि इस दफ़ा नताशा अकेली नहीं थी, अजमीर इसके साथ था। बल्कि इनकी बातचीत से ये अंदाज़ा हो रहा था कि वह नताशा को अपनाने का फ़ैसला कर चुका है। जब भी वो ज़्यादा दुखी थी। आज चांद रात थी। वो कमरे में पड़ी मिशाल को सीने से लगाए अजमीर की बेवफाई पर रोई जा रही थी। काफ़ी देर रोने के बाद इसने अपने आंसू साफ किए और लेट गई। दिल बहुत बोझल हो रहा था। सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसलता दिखाई दे रहा था। रिशल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो छत पर चांद देखते हैं। हंसता मुस्कुराता अजमीर कमरे में दाखिल होकर खुश इखलाक़ी से बोला। रिशल ने खामोश नज़रों से इसके चमकते चेहरे को देखा, पर जवाब में कुछ ना बोली। क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों इतनी सुर्ख हो रही हैं? अजमीर हैरत से पूछता करीब आया। कुछ नहीं, लाइट बंद कर दें, सर में दर्द है, सोऊंगी। वो कतियत से कहती करवट बदल गई। मिशाल तो पहले ही सो चुकी थी। अच्छा ठीक है, सो जाओ, वो कहकर लाइट बंद करता बाहर निकल गया। रिशल ने नम आंखों से इसे जाते देखा और अजमीर के बीच अनदेखे फासले महसूस करके इसकी आंखें दोबारा से नम होने लगीं। मीरान की लाख तवज्जो और मोहब्बत भी इसे सुकून नहीं दे रही थी। अब सिर्फ एक चीज़ इसे खुश करती थी, बच्चों की बातें, इनकी तस्वीरें, इनका मौजू। इसके अलावा वो और किसी बात में दिलचस्पी ना लेती, ना खुश होती थी। आज सुबह सुबह वो फिर एक तस्वीर लिए मीरान के पास आई थी। मीरान सोच रहा था बच्चे के टॉपिक से इसका जहन कैसे हटाए। बिलाखिर इसे एक ख्याल सूझ ही गया। अर्शी, काफ़ी दिन हो गए, तुम अपनी फुप्पो की तरफ नहीं गई। जाओ आज इनसे मिल आओ। हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। खिलाफ तवक्को वो खुश होती जोश के साथ बोली और अलमारी से अपने लिए कपड़े निकालने लगी। इसे रजामंद देख के मीरान ने एक पुरसकून से सांस खारिज की और पलट के खुद पर परफ्यूम स्प्रे करने लगा। रिशल, तुम अजमीर को समझाओ ना, मैं शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे फोर्स ना करे। पहले रोज़े को इफ्तारी देने आई नताशा ने पकौड़े तलती रिशल से कहा। अगर तुम नहीं करना चाहती तो इसे साफ इनकार कर दो, क्योंकि शादी एक दो दिन का नहीं, ज़िंदगी भर का सौदा है। पकौड़े पलटती रिशल संजीदगी से इसकी तरफ बिना देखे बोली। दिल में कहीं एक उम्मीद थी कि अगर ये पीछे हट जाए तो मेरा घर बच जाएगा। जानती हूँ ज़िंदगी भर का बंधन है, इसलिए ख़ुद के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रही। मेरा दिलो दिमाग फ़िलहाल किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। कुछ वक्त बाद देखूँगी इस मसले को। इसकी संजीदगी पर तवज्जो दिए बगैर वो अपनी हाँकें जा रही थी। रिशल से अब इसकी बातें मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो तड़क कर बोली, ठीक है, मैं बता दूँगी अजमीर को। अफ्तारी का वक्त हो रहा है, मुझे कई काम हैं। हाँ मैं भी चलती हूँ, अफ्तारी की टेबल लगानी है। कहते हुए वो भी बाहर निकल गई। पहले अजमीर को अपने पीछे लगाया, ख़ुद से फ्री किया और अब मीसनी बन के कहती है मुझे शादी नहीं करनी, ताकि कल को मैं ये ना कहूँ नताशा ने मेरा घर उजाड़ा है। वाह बीबी, तुम तो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखने का सोच रही हो।
इसके जाते ही यशल बड़बड़ाते हुए सारा गुस्सा कढ़ाई से पकौड़े निकालने पर उतारने लगी। फुप्पो इससे बहुत जोश के साथ मिली थी, लेकिन रिमशा ने इसे देखकर कोई ख़ास तासुर नहीं दिया। वो अपनी तलाक के बाद काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, इसलिए मूड में होती तो अरशीन से बात करती, वरना चुपचाप टीवी देखती रहती या लेटी रहती। अच्छा किया अरशीन, तू आ गई। मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। कल तेरे अब्बू से भी बात हुई थी, कह रहा था ईद पर छुट्टी मिलेगी फिर आऊँगा। अरशीन के साथ सोफे पर बैठे फुप्पो ने इसके आने पर खुशी का इजहार करते इसके अब्बू का भी बता दिया। अरशीन अपने अब्बू के लिए उदास हुई। 3 माह पहले रिमशा की तलाक पर वो आए थे, इसके बाद इनका आना नहीं हुआ था। अरशीन बस इनसे फ़ोन पर बात करके दिल बहला लेती थी। फुप्पो, रिमशा कैसी है? इसने बेड पर करवट लिए रिमशा के मुतालिक इस्तफसार किया, जिसने इसके आने पर भी उठने की जहमत गवारा नहीं की थी। क्या बताऊँ, मेरी बच्ची की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कीड़े पड़े उस नईम को जिसने मेरी बच्ची से सब कुछ छीन कर इसके माथे पर उम्र भर का दाग लगा दिया है। सारा दिन गुमसुम पड़ी रहती है, रंग भी पहले से काफ़ी जल गया है। इतनी दुखी है मानो दुनिया उजड़ गई हो इसकी तो। बेड पर लेटी रिमशा को देख के वो गुलूगीर लहजे में बोलती हसास सी अरशीन का दिल भी दुखा गई। इसने अफसोस से फुप्पीज़ाद बहन को देखा, जिसने कभी इससे प्यार से बात ना की थी, लेकिन अरशीन फिर भी इसके दुख को दिल से महसूस कर रही थी। फुप्पो, आपका और रिमशा का रोज़ा है? यूं ही बातों में अरशीन ने पूछा। नहीं, मैं इस उम्र में कहाँ रोज़े रखूँगी, और रिमशा को तो अपने दुख में किसी चीज़ का होश ही नहीं। हट्टी कट्टी फुप्पो यखलख्त चेहरे पर नकाहत तारी करके बोली तो अरशीन ने बात समझ के हाँ में सर हिलाया। बेटा, तो जाके किचन में करेले गोश्त रखे हैं, वो पका दे। इसे तो अपने आप से फुर्सत नहीं और मेरी हिम्मत नहीं इस गर्मी में खड़े होकर करेले गोश्त पकाऊं। 1 घंटा इधर उधर की बात करने के बाद फुप्पो ने इसे काम बताया तो वो हाँ में सर हिलाती अपना पर्स वहीं सोफे पर छोड़कर कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी पीछे से फुप्पो की आवाज़ आई। अरशीन बेटा, थोड़े बर्तन भी पड़े हैं, वो भी धो देना, और अगर जल्दी फारिग हो जाओ तो फ्रिज की भी सफाई कर देना। मुझ में हिम्मत नहीं है अब इतने सारे काम करूं। सोफे पर पाँव फैला के लेटती फुप्पो ने इसे सारे काम बताए, जिस पर वो मैं कर दूंगी फुप्पो कहती हुई किचन में चली गई। किचन में पाँव रखा तो सर चकरा गया। इतना गंदा किचन, पूरा सिंक बर्तनों से भरा, स्लेब पर चाय दूध गिरा हुआ, कचरे की बू किचन में फैली हुई, जैसे किसी ने कचरा फेंकने की जहमत ना की हो। अपना डिज़ाइनर सूट का दुपट्टा उतार के किचन के दरवाजे पर रखा और सबसे पहले स्लेब पर फैली चीनी पत्ती नमक उठाने लगी। इसी असना में फुप्पो की आवाज़ आई। अरशीन, तेरा फ़ोन बज रहा है। फुप्पो की आवाज़ पर वो तेज़ी से रूम में गई और पर्स से फ़ोन निकाला तो मीरान की कॉल बंद हो चुकी थी। पास लेटी फुप्पो ने फ़ोन उठाने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। फुप्पो, मीरान का फ़ोन था। वो बंद कॉल को देखकर अफसोस से बोली और फ़ोन लेके कमरे से बाहर निकल गई। इसे देखो क्या अच्छा नसीब है, दौलत की रेल पेल है, ऊपर से इतना सोहना शौहर जो इसके नखरे उठाते नहीं थकता। इसके जाते ही फुप्पो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई तो आंखें बंद करके लेटी रिमशा भी इसकी किस्मत पर रश्क करने लगी। किचन में आकर अरशीन ने मीरान को कॉल मिलाई और कुछ देर बात करने के बाद किचन का फैलावा समेटा। स्लेब से अंडे के छिलके डस्टबिन में डाल के डस्टबिन बाहर दरवाजे के पास रखा ताकि जब फुप्पो बाहर आए तो इनसे फेंकवा सके। फिर बर्तन धो के सरफ से सारा चूल्हा और स्लेब के पीछे दीवार भी साफ़ की जो खासी चिकनी हो रही थी। सारा किचन चमकने तक वो पसीना पसीना हो चुकी थी। हलक खुश्क हो रहा था मगर रोज़े की वजह से पानी भी नहीं पी सकती थी। कुछ देर बाद बाहर आके चारपाई पे बैठ के पसीना खुश्क किया। फिर 11 बजे का वक्त देख के पहले फ्रिज साफ़ किया, जिसे लगता था कई माह से साफ़ करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वो खासा गंदा हो रहा था। फ्रिज की सफाई मुकम्मल होने तक वो गर्मी और पसीने से शराबूर हो चुकी थी। फ्रिज की वजह से गंदा हुआ फर्श साफ़ करने के बाद वो करेले लिए रूम में आ गई ताकि इन्हें काट कर नमक लगाकर धूप में रख सकें। अंदर फुप्पो और रिमशा टीवी पर कोई शो देख रही थी। वो टोकरी लिए सोफे पर आ बैठी।
धो लिए बर्तन? इसे एक नज़र देखकर फुप्पो ने सरसरी सा पूछा। जी फुप्पो, और फ्रिज भी साफ कर दिया है। इसने कुछ जोश के साथ बताया, लेकिन उन्होंने बगैर किसी तासुर के हम का हंकारा भरते दोबारा टीवी की तरफ मोड़ लिया। करेले काट के वो किचन में चली आई। फिर गर्मी में इसने करेले गोश्त बना के आटा गूंद के रोटियां बनाई और गरम गरम खाना कमरे में लाकर माँ बेटी को पेश किया, जिसे वो सोफे पर बैठकर खाने लगी। अर्शीन जाके बेड पर लेट गई। अब वो थकन और रोज़े से बेहाल हो चुकी थी। खाना खाने के बाद फूफा ने चाय की फरमाइश की तो बावजूद थकन और रोज़ा लगने के खाने के बर्तन समेट के इन्हें धोया। फिर माँ बेटी को चाय बना के दी। खा पी के वो दोनों फिर लेट गईं, जबकि अर्शीन नमाज़ पढ़ने चली गई। नमाज़ पढ़ने के बाद फूफो इससे बोली, चल पड़ोस में चलते हैं, इनके हाथ से मिठाई आई थी, रज़िया की पोती हुई है। उन्होंने मोहल्लेदार का नाम लेकर कहा तो बच्चे का जिक्र सुनकर अर्शीन पुरजोश सी उठ खड़ी हुई। घंटे बाद वो लौटी तो बहुत खुश थी। 15 दिन की छोटी सी बच्ची गोद में लेके इसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फुप्पो की बात ने इसकी सारी खुशी लम्हों में कारफुर कर दी। अर्शीन, तूने अभी तक खुशखबरी नहीं सुनाई। रज़िया के बेटे की शादी तेरे से महीना बाद हुई थी। इसकी तो बेटी हो गई और तू अभी तक छड़ी छांट फिर रही है। फुप्पो का सख्त लहजा यूं था जैसे अर्शीन जानबूझ के औलाद पैदा ना करने चाहती हो। वो फुप्पो की गोहर अफसानियाँ खामोशी से सुनती रही। दिल भर भर के आ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो अपने आंसू पर बंद बांधे हुए थी। फिर इससे ज़्यादा देर रुका नहीं गया। जल्दी ही ड्राइवर को बुलाकर वो घर वापस आ गई थी। अज़मीर, जब नताशा शादी नहीं करना चाहती तो आप क्यों फोर्स कर रहे हैं इसे? दूसरे रोज़े को फजर की नमाज़ पढ़ के यशन ने सोच समझ के अज़मीर से पूछा। वो जानना चाहती थी नताशा के इनकार के बाद भी अज़मीर पीछे क्यों नहीं हट रहा। पागल है वो तो, अपना बुरा भला नहीं समझती। कहती है दूसरी शादी नहीं करेगी तो क्या सारी उम्र यूं ही बैठी अंकल आंटी के सर का बोझ बनी रहेगी? इकलौती बेटी है इनकी। वो चाहते हैं कि इनकी बेटी खुश रहे, मगर इतना समझाने के बाद भी वो राज़ी नहीं हो रही। तकिए पर लेटा अज़मीर गुस्से से बोला तो यशल तप गई। शादी करवानी है, कोई सूट नहीं दिलवाना। जो पसंद नहीं आ रहा तो कुछ टाइम बाद पहन के दूसरा ले लेगी। जब इसका दिल नहीं मान रहा तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? इस ज़बरदस्ती से इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो कम अकल है, नादान है। मैं इसे खुद मना लूँगा। तुम दोबारा इस टॉपिक पर मेरा दिमाग मत खाना। अब सोने दो, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। इसे झाड़ के वो करवट बदल गया। अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बीवी का सुकून छीनकर दूसरे की ज़िंदगी बनानी है। वाह अज़मीर साहब, क्या कहने आपकी आला सोच के। तल्खी से सोचती वह करवट लेकर रोना शुरू हो गई, क्योंकि इतने वाज़े अल्फाज सुनने के बाद आंसू पर बंद बांधना मुश्किल हो गया था। मिरान को काफ़ी रोज़ा लग रहा था, इसलिए वो 4:15 बजे ऑफिस से उठ आया। घर पहुंचा तो अर्शीन को ज़ार रोते देख के इसके हाथों के तोते, चिड़िया, कौवे सब उड़ गए और वो बैग सोफे पर फेंकता ऊँधी लेटकर हिचकियाँ लेती अर्शीन तक पहुंचा। क्या हुआ मेरी जान, क्यों इतना रो रही हो? इसके पास बैठकर सर पर हाथ फेरते वो प्यार से पूछने लगा। इसकी आवाज़ सुन के तड़प के सीधी होती अर्शीन इसके सीने से लगकर रोती हुई बोली, आपको पता है मिरान, रज़िया खाला की पोती हुई है। इनके बेटे की शादी हमारी शादी के बाद हुई थी। इनको अल्लाह ने प्यारी सी गुड़िया दी है, हमें क्यों नहीं दी? मिरान को मजबूती से जकड़े वो अपनी उलझन बताते हुए मुसलसल रो रही थी। मिरान को सख्त मलाल ने आ घेरा। इसने तो दिल बहलाने के लिए भेजा था, मगर वो तो वहाँ से नई अजियत लेकर आई थी। अर्शी, मेरा दिल, वो इसलिए कि अल्लाह किसी को जल्दी औलाद देता है, किसी को देर से। ये इसकी मर्ज़ी है। हमारा काम तो बस दुआ करना है। वो हम पे भी अपना करम करेगा और हमें भी अपनी रहमत से नवाजेगा। इसकी कमर सहलाते वो बहुत ज़ब्त से इसे समझा रहा था, क्योंकि इससे अर्शीन की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। बहुत सारी दुआ कर रही हूँ मैं अल्लाह से, मगर वो सुनता ही नहीं। मिरान से अलग होकर वो दुख से बोलती इसका मुंह देखने लगी। ऐसा नहीं कहते, अल्लाह सबकी सुनता है, वो तुम्हारी भी ज़रूर सुनेगा। चलो अब लेट जाओ, कितनी निढाल लग रही हो। इसके आंसू पोंछते मिरान ने इसका
सुर्ख थका हुआ चेहरा देखकर इसे लिटाया और ख़ुद भी इसके साथ लेट के इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। वो आंखें बंद करके अफसुर्दगी से लेटी रही और कुछ देर बाद सो गई। मिरान ने इसे मोहब्बत से देखते अपने हसार में लिया और ख़ुद भी आंखें बंद कर ली। अजमीर के साफ कह देने पर यशल की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। अजमीर पर से इसका सारा भरोसा एतमाद उड़ चुका था। अब वो सोच रही थी सास ससुर से जाके अजमीर की शिकायत करे कि देखो अपने बेटे के कारनामे, एक बच्ची का बाप होके बीवी के सामने रंगरलियां मना रहा है, दूसरी शादी के लिए महबूबा को मना रहा है, और सासू माँ वो तो नताशा के पिछले कारनामे भूल के तलाक होने के बाद इसे बेचारी तसव्वुर किए जा रही थी। इन्हें भी तो पता चले इनकी बेचारी इनके नाक के नीचे क्या क्या खेल खेल रही है। फिर देखना अंकल आंटी मिलकर कैसे अजमीर और नताशा का दिमाग दुरुस्त करते हैं। ये ना हो यशल बीबी माँ बाप के हाथों बेइज्जत होने के बाद अजमीर अपना गुस्सा तुझ पे उतारे और तुझे 3 लफ्ज़ कहकर फारिग करे। तारीख गवाह है मर्दों ने जब भी तलाक दी गुस्से में ही दी। ऐसा ना हो इसकी अकल ठिकाने लगवाते तो अपना घर उजाड़ बैठे। वैसे भी तो अजमीर तो तुझसे पीछा छुड़ाने का बहाना ढूंढ रहा होगा। ऊपर से तू इसे ये मौका प्लेट में रख के पेश कर दे और ख़ुद बुरी बन जा कि बीवी ने इतना ज़िद किया कि शौहर ने गुस्से में तलाक दे दी। आधे घंटे बाद वो जब जज्बात की यलगार उतरी तो दिमाग में नया ख्याल आया जिससे मुत्तफिक होती वो सास ससुर को बताने का ख्याल छोड़ चुकी थी, क्योंकि जब बेटा बीवी रखना ही नहीं चाहता तो माँ बाप क्या कर लेंगे। अभी नताशा राज़ी नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि नताशा माने ही ना, या फिर इधर उधर कोई रिश्ता देख के नताशा की फैमिली को कन्वेंस करके इसका निकाह करवा देती हूँ ताकि ये बला सर से टले। अपनी आखिरी सोच पे मुतमईन होती अब वो करीबो जवार के लड़के घंगालने लगी जिनके मत्थे नताशा नामी बला मंड सके। रात तक वो सख्त बुखार में जल रही थी। मेरान के तो हाथ पांव फूल गए इसकी तपती पेशानी देखकर। फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करके बुलाया तो उन्होंने ये बताया ये बुखार स्ट्रेस का नतीजा है। इन्होंने कोई बात दिलो दिमाग पर हावी कर रखी है जिसकी वजह से इन्हें 103 बुखार है। आप कोशिश कीजिए ये टेंशन फ्री रहें। मेरान खामोशी से डॉक्टर की बात सुन के सर हिला गया। ये तक ना कह सका कि डॉक्टर अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे एक लम्हे की जहनी टेंशन ना होने देता, पर क्या करूं, मेरी बीवी ने मांगा भी तो वो है जो मेरी दस्तरस में नहीं। दिल ही दिल में वो खुद से शर्मिंदा होते। वो अरशीन के सर पे ठंडे पानी की पट्टियां रखता रहा। मिसेस रज़ा भी परेशानी से बैठी बहू पर कुरानी आयात पढ़कर दम करती रहीं। आधी रात के बाद अरशीन का बुखार कुछ कम हुआ और वह सुकून से सोई, लेकिन मेरान सारी रात नहीं सो सका। वो अब अरशीन को मज़ीद इस तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, इसलिए इस मसले का हल सोचने लगा। मॉम डैड, मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूँ। अरशीन के ठीक होते ही मेरान ने अपना लिया गया फ़ैसला माँ बाप के आगे रखा। अभी इस बारे में इसने अरशीन को नहीं बताया था। वो चाहता था पहले माँ बाप राज़ी हो जाएं, फिर वो अरशीन को सरप्राइज़ देगा। मेरान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो क्या? हम क्यों बच्चा अडॉप्ट करने लगे? अल्लाह का शुक्र है तुम में या बहू में कोई कमी नहीं। हम कुछ देर बच्चे के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। मिस्टर रज़ा इसकी बात पर भड़क उठे और मेरान को नाराज़गी से जताया। जानता हूँ डैड, आप इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन अरशीन इंतज़ार नहीं कर पा रही। वो रोज़ बरोज़ डिप्रेशन में जा रही है और मैं नहीं चाहता कि इसकी ज़हनी हालत तबाह हो, इसलिए मैंने यतीम खाने से बच्चा लेने का फ़ैसला किया है। वो कुछ बेबसी से अपना मसला बताने लगा। खुद वो भी इस तरह बच्चे के हक़ में नहीं था। वो इंतज़ार कर सकता था, इसे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन अरशीन का क्या करता जो दिन ब दिन खुद पर से कंट्रोल खोती जा रही थी। मेरान, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, हो जाएगी औलाद भी। तुम अरशीन को समझाओ। मॉम मैं बहुत समझा चुका, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं है। इसकी सुबह बच्चे के ज़िक्र से शुरू होती है और रात बच्चे के ज़िक्र पर ख़त्म, इसलिए बच्चा अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है अब। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। आप सोचें इस बारे में, और अगर कोई दूसरा हल हो तो मुझे बताइएगा। इन्हें रजामंद ना देखकर वो अपनी बात कहता वहाँ से उठ गया। वो चाहता था कि अच्छी तरह सोच समझ के वो राज़ी हो जाएं, इसीलिए इन्हें कुछ वक्त दे गया। इन्हें रजामंद ना देखकर वो अपनी बात कहता वहाँ से उठ गया। वो चाहता था कि वो अच्छी तरह सोच समझकर वो राज़ी हो जाएं, इसलिए इन्हें कुछ वक्त दे गया। रमज़ान अपनी रहमतों और बरकतों के साथ गुजरता चला जा रहा था। वो तो बस दिन रात नमाज कुरान के बाद यही दुआ मांगती,
या अल्लाह इस नताशा को कहीं ठिकाने लगा दे ताकि इससे मेरा घर बच जाए। या अल्लाह अज़मीर का दिल मेरी तरफ फेर दे, बस किसी तरह मेरा घर बच जाए। अब रिश्ता तो ना मिला था नताशा के लिए, लेकिन नताशा मिशाल के लिए खूबसूरत सी फ़्रॉक लिए चली आई, जिसे देखकर आंटी और अज़मीर तो फ़िदा ही हो गए। बहुत अच्छी है, मिशाल पर बहुत जचेगी। दोनों ने तारीफ़ करते हुए कहा, लो जी, मैं तो इसे निकालने को पर तोल रही हूँ, ये मेरे घर में पंजे गाड़ने का मंसूबा बनाए बैठी है। भला क्या ज़रूरत थी मिशाल के लिए कपड़े लाने की? क्या सबको ये दिखाना चाहती है कि वो बहुत अच्छी है, इसे मिशाल की बहुत फ़िक्र है, इसका बहुत ख़याल रखेगी। साथ वाले सोफ़े पर बैठी कुरान पाक पढ़ती यशल शौहर और सास को बारी सदके जाते देख मुंतकमाना सोचने लगी, और वो सब इसकी सोच से बेनियाज खुशगपियों में लगे रहे। मिस्टर रज़ा और मिसेस रज़ा ने एक हफ्ते की सोच विचार के बाद हाँ कर दी, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। मिरान इनका इकलौता बेटा था और अशीन इसकी बीवी होने के साथ साथ इसकी ज़िंदगी में इंतहा की अहमियत रखती थी। इसलिए दोनों दिल से रजामंद ना होते हुए भी मिरान को हाँ कर गए। मिरान ने अभी तक अशीन को नहीं बताया था। पहले वह खुद एक अच्छा इदारा और वहाँ के रूल मालूम करना चाहता था, ताकि सब कानूनी कार्रवाई फौरी अमल में लाई जा सके। अशीन का इसे पता था कि एक दफ़ा इसे ये बात बता दी तो वह ज़रा सब्र नहीं करेगी और फ़ौरन बच्चा घर ले जाने की ज़िद करते इसे परेशान करती रहेगी। अब इसका बुखार तो उतर चुका था, लेकिन बच्चे को लेकर वो बहुत बुझी बुझी सी थी। फ़िलहाल मिरान ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। रमज़ान तेज़ी से गुज़र रहा था। आज 20वां रोज़ा था। रोज़ की तरह अरशीन अफ्तारी की तैयारी में हाथ बटाने के बजाय मुलाज़िमा को सब हिदायत देकर अपने रूम में वापस आकर लेट गई। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? ऑफिस से आके नहाने के बाद बेड पर लेटे मिरान ने 5 मिनट बाद ही इसे वापस रूम में आते और बेड पर लेटते देखकर इस्तफसार किया। हाँ ठीक है, बस थोड़ी सुस्ती हो रही है। वो कुशन बाजू में दबाकर आंख बंद करके बोली, शायद रोज़े की वजह से हो रहा है, तुम आराम करो, अफ्तारी में खाओ पियोगी तो ठीक हो जाओगी। मिरान ने नरमी से कहकर लाइट ऑफ कर दी, क्योंकि अभी 5:30 हो रहे थे। अफ्तारी में वक्त था। कुछ देर में इसकी भी आंख लग गई, जो दरवाजे पर मुलाजमा की दस्तक देने से खुली, जो अफ्तारी के लिए बुलाने आई थी, क्योंकि रोज़ा खुलने में 2 मिनट ही बाकी थे। मिरान फ़ौरन उठा और अरशीन को भी जगाया। अर्शी, उठो, रोज़ा खुलने वाला है। नींद भरी सुर्ख आंखों से मिरान की तरफ देखती वो बात समझ के फ़ौरन बेड से उतरने लगी। इसे जागते देख मिरान तेज़ी से वज़ू करने वॉशरूम में घुस गया। अरशीन भी हाथों से बाल सेट करके दुपट्टा कंधे पर डाले इसके निकलते ही वज़ू करने चल दी। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अफ्तारी का वक्त हो गया है। जैसे ही वो आगे पीछे डाइनिंग टेबल तक पहुँचे, मिसिस रज़ा हैरत से पूछने लगी। इससे पहले मिरान जवाब देता सायरन बज गया और वो दोनों जल्दी जल्दी दुआ करके अफ्तार करने लगे। अरशीन ने खजूर खा के शरबत पिया और दूसरा गिलास भरने लगी। पहले कुछ खा लो, फिर पी लेना शरबत। मिरान के बोलते बोलते वो दूसरा गिलास भी पीकर उठ गई। क्या हुआ? अफ्तारी करो बैठ के। मिसिस रज़ा ने इसे उठते देख हैरानी से गोया हुई। मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने को, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। अर्शी, यूँ खाली पेट कैसे रहोगी? अगर समोसे पकौड़े नहीं खाने तो थोड़ा फ्रूट खा लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं बाद में खा लूँगी। वो इनकार करके रूम में चली गई। वो बाद में खा लेगी, तुम तो अफ्तारी करो। मिरान को जाती अरशीन के पीछे नजरें गाड़े देख मिसिस रज़ा ने टोका तो वो खफीफ सा होके प्लेट में पड़ा समोसा खाने लगा। जारी है। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इसकी लास्ट एपिसोड के साथ, जिसका यकीनन आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाएंगे और बहुत जल्द हाजिर होते हैं इसकी लास्ट एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।